डियर स्टूडेंट्स, मैं सियाराम मीना, सहआचार्य हिंदी, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, ई व्याख्यान की श्रृंखला में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए नियमित रूप से वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा आपका जो पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराया जा रहा है, उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर पेपर सेकंड में जो पाठ्यपुस्तक कहानी विविधा, उसमें से अब तक पिछले व्याख्यानों में आपको उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की फूस की रात प्रेमचंद, ताई विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, पाजेब जैनेन्द्र कुमार, पर्दा यशपाल, यानी 6 कहानियों का मैं पठन पाठन करा चुका हूं। आज आपके पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण कहानी है, पंचलाइट, जिसे प्रमुख कहानीकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। पंचलाइट कहानी आपके कोर्स की एक प्रमुख कहानियों में से एक है। इस कहानी का अध्ययन अध्यापन करने से पूर्व हमें कहानीकार का परिचय भी जानना आवश्यक है। उसके पश्चात ही हम इस कहानी को समझ पाएंगे। तो हमें जो अभी तक जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान 1991 ईस्वी में हुआ। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के एक ऐसे अप्रतिम रचनाकार हैं जिन्होंने कथा साहित्य में आंचलिकता को गरिमा प्रदान की। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा हो कि आंचलिकता क्या है। आंचलिकता से तात्पर्य है कि जब साहित्यकार किसी अंचल विशेष की, किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति और वहां के परिवेश को आधार बनाकर या उससे ओतप्रोत भावों के साथ कोई कथा, कोई कहानी, कोई रचना लिखता है, तो वह आंचलिक रचना कहलाती है। तो फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी की आंचलिक रचनाओं के या आंचलिक कहानियों के श्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु के काव्य में या साहित्य में हमें आंचलिकता का पुट देखने को मिलता है। 1953-54 में इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया जिसका प्रकाशन 1953-54 में हुआ, मैला आंचल। के प्रकाशन के साथ ही हिंदी साहित्यिक जगत में आंचलिक कथा साहित्य की एक नई और ताजा धारा पूरे वेग के साथ साहित्यिक जगत में प्रभावित हुई। रेणु इस साहित्यिक धारा के मसीहा बन गए और आज भी उन जैसी लोकप्रियता कोई कथाकार आज तक प्राप्त नहीं कर सका। स्थानीय रंगों, स्वरों, छवियों और आकांक्षाओं के साथ साथ रेणु की कहानी में व्यापक मानवीय भावनाओं के घात प्रतिघात मिलते हैं। वे यथार्थ परक लेखक के पक्षधर हैं, लेखन के पक्ष, अर्थात वो इस बात पे बल देते हैं कि कल्पना का पुट कम होना चाहिए, साहित्य में या रचना में यथार्थवादी दृष्टिकोण अलग ज्यादा होना चाहिए, यानी यथार्थ का ही चित्रण होना चाहिए। इस बात की बहुत बड़ी हिमायत करते हैं। किंतु मानव वमन की जितनी सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण रेणु की रचनाओं में है, उतना बहुत कम लेखकों की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। उनकी तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, रसप्रिया, तंबे एकला चलोरे आदि कहानियां हिंदी साहित्य में अपने तरह की अलग कहानियां हैं। रेणु कहानी में शिल्प की चिंता नहीं करते, यानी रेणु जब कहानी लिखते हैं तो कहानी की शिल्प योजना के विषय में कतई भी चिंता
नहीं करते हैं कि जैसा जो आएगा आ जाएगा। वर्ण पात्रों की संवेदना को समझने की अधिक चिंता करते हैं, वो पात्रों की संवेदनात्मक भावनाओं को अधिक समझने पर बल देते हैं। यह संवेदना और भावुकता जिस ग्रामीण परिवेश में विकसित होती है उसे रेणु एक चित्रकार की तरह पूरी सौंदर्य प्रिय प्रतिभा के साथ अंकित करते हैं। उनकी कहानियों में बिंब योजना तथा शब्द चयन के प्रति पूरी सजगता है। वो बिंबात्मकता के साथ अपने भावों की प्रस्तुति देते हैं। उनकी कहानियों में मानव जीवन के प्रति उद्दाम प्रेम छलकता है, इसलिए उनमें मानवीय भावनाओं की गहराई है, यानी मानव समाज के प्रति उनकी गहराई तक समझ है। उनकी कहानी में मनुष्य, प्रगति तथा जीवन के विविध पक्षों के प्रति गहरी आसक्ति हमें दिखाई देती है। अपनी कहानी में रेणु ने जिस आंचलिक भाषा का रचनात्मक उपयोग किया है उससे पता चलता है कि वे उस अंचल विशेष के जीवन के साथ एक में हो जाते हैं, यानी जिस भी क्षेत्र की, जिस भी अंचल की वो रचना लिखते हैं वहां वो ऐसे नजर आते हैं जैसे वहां एक में एक हो गए हैं, उस संस्कृति में पूर्णतः घुल मिल गए हैं या वही के होकर के बन जाते हैं, रह जाते हैं। इस प्रकार से फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य के जगत में एक बड़े कहानीकार के नामी हस्ताक्षरों में अपनी पहचान रखते हैं और आंचलिक कहानीकार माने जाते हैं। आंचलिक उपन्यासकारों के रूप में भी इनकी बहुत बड़ी ख्याति है। आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी है पंचलाइट, पंचलाइट कहानी में क्या वर्णन है, इसी या पंचलाइट के प्रति उनकी कैसे भावना जगी या कैसे वर्णन किया कि एक गांव में लाइट नहीं थी। ये पंचलाइट एक लांटेन का प्रतीक भी है। रेणु ग्रामीण जीवन के दुख दर्द को बड़ी कुशलता के साथ रूपायित करते हैं। उनकी रचनात्मक कुशलता ग्रामीण दृश्यों को पूरे माधुर्य और समग्रता से प्रस्तुत करने में प्रकट होती है। पंचलाइट उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें वे ग्रामीण जीवन की परस्पर प्रतिद्वंदी भावना तथा भोलेपन का चित्रण करते हैं। पंचलाइट पेट्रोमैक्स को कहते हैं। पेट्रोमैक्स गांव के महतो टोले के लोग पेट्रोमैक्स खरीदकर राजपूत टोलों की बराबरी कर लेते हैं, यानी गांव में लाइट नहीं थी तो राजपूत मोहल्ले के समान ही दूसरा जो मोहल्ला था महतो जाति का, यानी नीची जातियों का जो मोहल्ला था उसमें लाइट नहीं थी, तो वहां के लोग एक पेट्रोमैक्स खरीद के लाते हैं जिसको साहित्यकार ने इस कहानी में पंचलाइट नाम दिया है। क्योंकि वो खरीद कर इसलिए लाए थे कि वो भी राजपूत मोहल्ले के समान बराबरी करना चाहते थे, पर जिसके पास पहले से पेट्रोमैक्स है, कौन, राजपूत मोहल्ले के पास पहले से पेट्रोमैक्स है, लेकिन महतो मोहल्ले के पास पेट्रोमैक्स नहीं होती है। महतो टोली के लोग पेट्रोमैक्स खरीद तो लाए, लेकिन एंड वक्त पर पता चलता है कि उसे जलाना तो टोली में किसी को भी नहीं आता है, यानी महतो समाज के किसी भी व्यक्ति को उस पंचलाइट को, उस पेट्रोमैक्स को जलाना किसी को भी नहीं आता है। यह तो पूरे टोले की, पूरे महतो समाज की एक बहुत बड़ी सरासर बेइज्जती है, ऐसा वो महसूस करते हैं। फिर आगे क्या है कि राजपूत टोले के लोग इस बात पर महतो टोले का मजाक उड़ाते हैं। ये तो आज समाज का नियम है कि आपको कोई काम आता है, दूसरे कोई काम नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं, उनकी उस असफलता को देख करके आप लोग हंसते हैं। इसी प्रकार से राजपूत समाज के लोग, राजपूत मोहल्ले के जो लोग हैं, वो महतो समाज की या महतो वाले मोहल्लों के लोगों की इस असफलता को देख करके हंसते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। महतो टोलों में एक युवक गोधन है, पेट्रोमैक्स जलाना जानता है, पर टोले के लोग उसे जाति बाहर कर रखा है। अब देखिए स्थिति, ऐसा नहीं है कि महतो समाज के लोग उस पंचलाइट को, उस पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते हैं,
उनमें से एक व्यक्ति है गोधन। लेकिन गोधन को किसी कारणवश महतो समाज के लोगों ने जाति से बाहर कर रखा है। जब जाति से बाहर कर रखा है तो वो उससे कोई भी काम नहीं करवा सकते, उसको वो दूर ही रखना चाहते हैं। और उसका जाति से बाहर करने का जो कारण क्या है, क्योंकि वह गुलरी से प्यार करता है और उसे देख करके सिनेमा के गाने गाता है। जब पंचों को पता चलता कि कीर्तनिया गोधन पेट्रोमॉक्स जलाना जानता है तो उसे बुलाया जाता है। यानी महतो समाज को इस बात का जब पता चला कि गोधन पेट्रोमॉक्स जलाना जानता है, तो अपने समाज की, अपने मोहल्ले की इज्जत बचाने के लिए वो पुनः राजपूत मोहल्ले के लोगों के सामने पुनः अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी इज्जत को स्थापित करने के लिए गोधन को बुलाते हैं। और गोधन आकर के उस पेट्रोमॉक्स को जला देता है और अपने टोली की, यानी अपने महतो मोहल्ले का जो एक समूह था, उसकी इज्जत को वो बचा देते हैं। टोले के लोग उसे प्रेम करने और सिनेमा के गाने का अभय दान देते हैं, क्योंकि उसने टोलों की इज्जत बचाई कि तूने उस कीर्तनिया स्त्री को देखकर के जो भी प्यार भरे गाने गाए, जो भी प्रेम भरे गाने गाए, सिनेमा से संबंधित जो गाने गाए, उन सभी के बदले हम तुम्हें अवैधान देते हैं, अर्थात तुम्हें क्षमा करते हैं, क्योंकि आज आपने हमारे समक्ष राजपूत समाज के सामने हमारे महतो समाज की इज्जत को बचाया है, हमारी इज्जत को बरकरार रखा है। इसलिए आपके द्वारा जो भी कुछ किया गया था अभी तक, हम तुझे माफ करते हैं, तुम्हें हम अवैधान देते हैं। इस तरह से यह कहानी ग्रामीण जीवन के भोलेपन को रूपायित करने वाली एक यथार्थवादी आंचलिक कहानी है, जिसमें दो समाज के लोग एक गांव में रहते हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो भोले भाले स्वभाव वाले व्यक्ति अपने ही समाज के द्वारा जो किए गए जो गलत कार्य थे उनको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वह आदमी उनके समाज में, समाज की, उनके मोहल्ले की, महतो समाज की इज्जत बचाता है, इसलिए उसे वो अवैधान प्रदान कर देते हैं। इस तरह से ये पंचलाइट कहानी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गोधन उस पंचलाइट, उस पेट्रोमॉक्स को जला देता है, तो वो उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा व्यक्ति बनकर के उभरा। और क्योंकि जो कुछ यहां कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका थी या महत्वपूर्ण कथा थी, वो पंचलाइट के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, इसलिए इस कहानी का नाम साहित्यकार ने पंचलाइट रखा। और पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की ग्रामीण परिवेश और उसके भाव से जुड़ी हुई ग्रामीण लोगों के भोले भाले स्वभाव पर आधारित आंचलिक कहानी थी, और जिस आंचलिकता का फणीश्वरनाथ रेणु ने बड़ी सफलता के साथ अपने भावों को प्रकट किया। इस प्रकार से ये पंचलाइट कहानी आपके पाठ्यक्रम में थी, जिसका मैंने आपके समक्ष व्याख्यात्मक रूप में विवेचन किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।